हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज यूनिट 2 लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से आपको समझाते चलेंगे। जो लोग यूनिट 1 नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी पुस्तकालय के इन्फॉर्मेशन एवं इतिहास में विस्तार से आपको समझा दिया हूँ। जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। यूनिट 2 के अनुसार लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जैसे कि टारगेट है 1 मंथ में आपको मई तक जाते जाते मैं कंप्लीट करवा दूंगा सारा यूनिट 6 तक। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। आज पहला स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ MCQ के तौर पे, क्योंकि MCQ आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा थ्योरी क्लास में। चलिए पोस्ट कॉर्प, सबसे पहले मैनेजमेंट में आपसे पोस्ट कॉर्प पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है क्या है। सबसे पहले P से प्लानिंग होता है, O से ऑर्गेनाइजेशन होता है, S से स्टाफिंग होता है, D से डायरेक्शन होता है, CO मतलब इसका दोनों मिलाया जाता है, CO का हो जाए कोऑर्डिनेशन होता है, R से रिपोर्टिंग होता है, B से बजटिंग होता है। पोस्ट कॉर्प मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है, ये याद रखिएगा। चलिए मैं आपको विस्तार से आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। जैसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा क्या बोला गया ये भी याद रखिएगा। जैसे कि पूछा गया है कि सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक, ये वाक्य किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। राइट बुक द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये आपको जवाब होना चाहिए। खास तौर पे इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो ये जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ये जवाब आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है कि चौथा क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, ये इसका आंसर होगा 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें अंतिम तक, क्योंकि मैं इसके बाद थ्योरी क्लास में बताने वाला हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। पोस्ट कॉर्ड हेनरी फेयोल के बारे में बताने वाला हूँ, FW टेलर के बारे में बताने वाला हूँ, उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें साथ में। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपसे ये कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। KBS के इंटरव्यू में मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि एक्सेस रजिस्टर का आपका साइज पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा 16x13। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाता है 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट, 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है, हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया है। मेन इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में सिद्धांत याद रखिएगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आपका ज़्यादातर सिद्धांत पूछा जाता है, किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। जैसे कि इसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के भी बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ही कम लाइक आता है, बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है MBO का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो पीटर डर्क के द्वारा दिया गया है। एक और नोटिफिकेशन है, गुजरात का नोटिफिकेशन हम हाई कोर्ट का डाल चुका हूँ। 60 पोस्ट लाइब्रेरियन का आ चुका है, जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं, परंतु उसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 42 डिग्री के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इस बात का अफसोस है। जो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं वो खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उनके लिए, क्योंकि ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा उनको। और खास तौर पे लॉ के लिए, तो लॉ का डिग्री होने के लिए और अनिवार्य है, जिनके पास होगा उनको और बेनिफिट मिलेगा 5% 10%। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिहार लाइब्रेरियन का आशा आप लोग लगाए रखें, क्योंकि नहीं आएगा बिहार लाइब्रेरियन। बहुत ही दुख की बात है कि जो लोग अभी आशा लगा के रखें, वो 5 साल से हम लोग भी आशा लगा के रखे थे, परंतु अभी तक तो आया नहीं है। क्या उम्मीद, नियमावली का कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि बिहार से बाहर जाने की कोशिश करें। बहुत ही दुख की बात है कि बिहार से बाहर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार में आने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि BPSC टायर 4 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उसमें बिहार लाइब्रेरियन का कुछ भी दूर दूर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, ऐसा सूचना मिला है। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं कई लोग को बोल रहा था कि 15 मई तक वेट करें, लेकिन परंतु मुझे खुद ही उम्मीद नहीं लग रहा है, परंतु मैं कोशिश करूँगा एक बार सरकार से बात करके। चलिए आप क्लास में जुड़े रहें, KBS NBS आ रहा है, उसमें जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत, आप पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म तो याद हो गया, लेकिन इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो लुथल गुलिक के द्वारा दिया गया है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। और जिनको इंटरव्यू का भी तैयारी करना, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैं इंटरव्यू का वीडियो पोस्ट कर दूंगा।
चलिए 10वां क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट मिला जाएगा। और क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे बोला जाता है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को। लेकिन फादर मतलब मैनेजमेंट का फादर किसे बोला जाता है? प्रबंधन के पिता किसे बोला जाता है? तो हेनरी फेयोल को बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और फेयोल के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो 14 सिद्धांत दिए गए हैं। 14 सिद्धांत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन और, एक लाइब्रेरियन का खासतौर पे रेलवे में जो आया हुआ है वो जून से जुलाई में होने की संभावना है एग्जाम, तो आप तैयारी रखें। 50 मार्क्स लाइब्रेरियन से क्वेश्चन है, जो फॉर्म फिल किए उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, तो आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि डिमांड मतलब सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सिद्धांत आप याद रखिएगा। सिद्धांत किसके द्वारा? तो थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको बताएं कई बार कि सिद्धांत मैनेजमेंट में आपको सिद्धांत याद रखना अनिवार्य है, तो इसके लिए जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा ड्यूरी के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि 16 क्वेश्चन ड्यूरी के ही द्वारा क्या दिया गया है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन इन 1930 में ड्यूरी के ही द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको थ्योरी क्लास बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ जुड़े रहें साथ साथ लास्ट तक और वीडियो को लाइक करते चलें। मैं एमसीक्यू इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट खास तौर पे आपको समझने से पहले उसका कुछ इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको थ्योरी क्लास कंप्लीटेड हो जाए। जैसे कि पोस्ट कॉर्ड में आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि पोस्ट कॉर्ड से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 1-2 वर्ड आपसे निकाला दिया जाएगा, जैसे कि सीओ के बारे में निकाल दिया गया और इसके बारे में आप बताइए फुल फॉर्म क्या है, कब आया है। इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन होगा। आप याद रखिएगा पोस्ट कॉर्ड का नाम फुल फॉर्म पूरा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पोस्ट कॉर्ड का एक वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जाम में लेकर, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे पूछते हैं। ये मैनेजमेंट में खास तौर पे 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। और इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वीडियो को बस आप लाइक करते चले। जैसे कि ISBN नंबर आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ही बताया जाएगा कि ISBN नंबर कितने नंबर का होता है और कितने नंबर का पहले था और अब कितने नंबर का है। तो 13 नंबर का अब हो गया है। तो कब से? तो 2007 के बाद से आपका ये 13 डिजिट का होने लगा है, परंतु 2006 मतलब 2007 के पहले आपका ये 10 डिजिट का हुआ करता था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले एक्स थ्योरी वाई और एक्स थ्योरी के बारे में हम आपको बताए हैं, एक्स और वाई की थ्योरी के बारे में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बारे में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव किसके द्वारा दिया गया है? तो आप याद रखिएगा MC गेगोर के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम के पर्पज़ से। और जैसे कि IS और ISBN नंबर का फुल फॉर्म भी याद रखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। और उसी तरह ISS नंबर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। तो ये कितना नंबर का होता है? तो 15 नंबर का होता है, 15 डिजिट का होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ और थ्योरी क्लास में आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद आप थ्योरी क्लास में बहुत ही विस्तार से समझ लीजिएगा। नेवाक चार्जिंग सिस्टम कब आया है? नेवाक चार्जिंग सिस्टम कब आया है? तो ये 1900 ईस्वी में आया है। याद रखिएगा नेवाक चार्जिंग सिस्टम। एक ब्राउन चार्जिंग सिस्टम आपसे पूछा जाता है, तो नीना ब्राउन के द्वारा आया है। ये एग्जाम में KVS में भी पूछा जा चुका है। जैसे कि अब आ गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रबंधन। जैसे कि पहला ही सवाल आप देख सकते हैं कि पहला सवाल ही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वर्णन करें, क्योंकि ये आपसे और ख़ास तौर पे जो अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी का तैयारी कर रहे हैं वो भी इनके वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा उनके लिए भी, क्योंकि जो एग्ज़ाम में रहता है तो इसी सवाल पूछा जाता है। ख़ास तौर पे 20 वाले डिग्री जो ले रहे होंगे तो वो देख सकते हैं जो क्लास कंप्लीट बढ़िया से नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है विस्तार से हम आपको समझाते चल रहे हैं। कि जैसे पोस्ट कॉर्ड के बारे में आपको हम बताएं कि पोस्ट कॉर्ड क्या है, और चलिए उसके बारे में बता देते हैं कि पोस्ट कॉर्ड किसके द्वारा और कब है हम आपको बताएं। लूथल गुलिक के द्वारा लिया गया है।
और इसका फुल फॉर्म आप इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार पढ़ें, याद नहीं होगा एक बार में तो कोशिश करें कि इसको कई बार पढ़ने से याद हो जाएगा। जिस तरह से मैं याद करने का तरीका है कि मैं बार बार इसको बहुत बार पढ़ा था इसलिए याद हो गया। मुँह जवानी होना चाहिए, क्योंकि आपसे अचानक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्प का ओ का मतलब बताएं क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पी का प्लानिंग होता है, एस से स्टाफिंग होता है, डी से डायरेक्शन होता है, सी ओ से कोऑर्डिनेशन होता है, आर से रिपोर्टिंग होता है, बी से बजटिंग होता है। एकदम ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए प्लानिंग क्या है आपको कुछ लोग को नहीं मालूम होगा, तो चलिए विस्तार से समझा देते हैं प्लानिंग किसे बोला जाता है। जैसे कि नियोजन प्रबंधन का प्रमुख कार्य है यह बौद्धिक क्रिया जिसमें किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए नीतियों का चयन किया जाता है। जैसे कि कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग किया जाता है, उसे ही प्लानिंग बोला जाता है। नॉर्मल मैं आपको समझाता चला हूँ जैसे कि आपको समझ में आए। संगठन ऑर्गेनाइजेशन संगठित करना क्या है, तो संगठन बनाने से तात्पर्य लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की प्रक्रिया। संगठन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सभी कर्मचारी संगठित व्यवस्था सुबद्ध किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति के आधारित हो, जिसे कार्य सुचारू ढंग से संचालित हो सके। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। स्टाफिंग का मतलब आपको पता ही होना चाहिए, डायरेक्शन निर्देशन होना चाहिए, कर्मचारी व्यवस्था कैसा होना चाहिए। लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कर्मचारी व्यवस्था ही होना चाहिए कि जिस तरह से थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के मैं आपको बताया हूँ, इस पर डिपेंड करता है कर्मचारी का क्या है। चलिए मैं जिस तरह से मैंने मेहनत करके बना रहा हूँ वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट में खास तौर पे बजट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बजट खास तौर पे आपसे दो बजट ज़्यादातर पूछा जाता है। PPBS बजट कब आया है और जीरो बेस बजट, ये ज़्यादातर UGC नेट में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन दोनों बजट के बारे में विस्तार से समझाया गया है। चलिए समझाते चलते हैं हम आपको, और खास तौर पे वीडियो को लाइक करते चलें। PPBS का आपसे फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद कब आया है, तो 1961 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, US डॉब के द्वारा 1961 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया है। तो PPBS को दो मूल तत्व बजट में तथा प्रणाली विश्लेषण है। PP बजट का आपसे दो सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा आप। PPBS बजट का जैसे कि जीरो बेस बजट आपसे भी ज़्यादा, जैसे इस बार ही UGC नेट में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीरो बेस बजट कब आया है, तो 1970 ईस्वी में आया है, 1970 ईस्वी में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और किसके द्वारा आया, तो पीटर फायर के द्वारा आया है, पीटर फायर के द्वारा आया है। तो ये याद रखना अनिवार्य है, ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, टोटल TQM आप इसके बारे में कई बार सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोला जाता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये याद रहता है। ये आपको याद नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि TQM के बारे में हर बार आपसे पूछा जाता है। जैसे कि ALA क्या है, ALA बताने से पहले मैं आपको संघ बताते हैं, संघ किसे बोला जाता है। सिर्फ लाइब्रेरियन करके आपको संघ नहीं पता होगा बहुत लोगों को, तो संघ किसे बोला जाता है ये जान लीजिए। जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा संगठन बनाया जाता है तो उसे संघ बोला जाता है, एसोसिएशन कहा जाता है। ये संगठन सरकारी गैर सरकारी स्तरों पर भी काम करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत ही संगठन हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ALA आप देख सकते हैं, ALA देख सकते हैं, ILA देख सकते हैं, एजलिक देख सकते हैं, और भी है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, संघ किसे बोला जाता है। आपसे कई बार सवाल में पूछा भी जाता है कि संघ के बारे में क्या है क्या नहीं है। अब चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। संघों की स्थापना का कुछ उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य जैसे कि कई लोग को पता होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कर देते हैं कि ALA की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए था 1876 ईस्वी में मेलविट डेवी जो याद होना चाहिए, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी सबसे पहले लाए गए थे, मेलविट डेवी के द्वारा लाया गया था। और कब ALA बना है, तो 1876 में ही बना गया है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया गया है। तो याद रखिएगा ALA के बारे में। और 1876 का बात किया जाए तो एक और याद रखिएगा, उस समय DDC
आपको पता होना चाहिए मेल्विन डेवी के द्वारा डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का भी रचना किया गया था। तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लिख लीजिएगा। मैं मेल्विन डेवी से के द्वारा और कुछ भी रहेगा मैं बताता चलूँगा। चलिए कुछ और भी जान लेते हैं। मेल्विन डेवी का डेट ऑफ बर्थ भी कई बार सवाल में पूछा जाता है। कब है इनका डेट ऑफ बर्थ? 10 दिसंबर 1850 में नहीं 51 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है और 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में मनाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। और ये लेख क्या है, इसका संगठन का उद्देश्य क्या है, चलिए मैं विस्तार से बता देते हैं। इसमें सदस्य कोई भी व्यक्ति, ग्रंथालय या संगठन जो ग्रंथालय की रुचि रखता हो, बिना किसी भौगोलिक सीमा के इसका सदस्य हो सकता है। इसका कोई भी सदस्य हो सकता है। खास जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आईएलए, भारत का आईएलए सबसे पुराना संघ है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संघ कौन सा है, तो पूछा जाता है ये आपसे। ये सवाल आप देख सकते हैं कि यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, विश्व का सबसे पुराना संघ है। और इंडिया में कौन सा है, तो आईएलए है। आईएलए कब बना है, तो 1933 ईस्वी में। चलिए मैं आगे बताता चलूँगा, बस आप वीडियो को लाइक करते चलें और बताएं कैसा लग रहा है क्लास, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आपको अच्छे से, ये भी जानकारी देते चलें कमेंट में। एएलए के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी और है। और एएलए में आम सभा द्वारा अध्यक्ष, कार्यकारिणी तथा सदस्यों का चुनाव होता है। एएलए में संचालन एवं प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाता है। इससे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे बाल ग्रंथालय, संदर्भ सेवा, पुस्तकालय, परीक्षण इत्यादि रहते हैं। इंपॉर्टेंट एक और नोटिस है कि आपको एएलए के बारे में थ्योरी जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको जानकारी रहेगा, उससे ही ज़्यादा आपको एमसीक्यू बन पाएगा। तो आप कोशिश करें कि थ्योरी क्लास पढ़ने का, एमसीक्यू बार बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आपको क्लास कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास तौर पे आपके लिए कि 1 मंथ में गारंटी के साथ कि मैं कंप्लीटेड करवा दूंगा आपका क्लास, ये यूनिट 6 तक। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चलें। बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन भी जारी है, आप बस जुड़े रहें। खास तौर पे एएलए क्या है, पहला पॉइंट के बारे में एएलए के प्रकार को जान लेते हैं। एएलए में खासतौर पे 20 राज्यों में अधिनियम पारित हुआ था। क्या है, एएलए की स्थापना पूर्व कुछ राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो गए थे, किंतु फिर उसे 1887 ईस्वी तक इसे प्रयास में 20 राज्यों में अधिनियम पारित किया गया था। विश्व में ग्रंथालय विज्ञान का विकास वास्तव में एएलए के द्वारा ही किया गया है। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान का सर्वप्रथम विद्यालय लाइब्रेरी इकोनॉमी, जैसे मैं आपको बताएं, मेल्विन डेवी के द्वारा ही, इसके प्रयासों से ही कोलंबिया में आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ग्रंथालय खासतौर पे याद रखिएगा, ग्रंथालय एवं सूचना प्रशासन के क्षेत्र में शोध तथा नए नए प्रयोग करने के लिए इसका महत्व योगदान रहता है। ये वार्षिक अधिवेशन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं में आयोजन करती है। जैसे कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इसका प्रकाशन भी मैं बताता चलूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चलें। संगुणात्मक, ये खासतौर पे विशेष क्वालिटी गुणों के सुधार करने के लिए मानदंड स्थापित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहले में 1948 तथा 1953 में 2 शक्तिशाली स्टेटमेंट को अंगीकृत किया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तो ग्रंथालय अधिकारों का विधेयक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो पढ़ने की स्वतंत्रता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको करेंट अफेयर भी के तौर पे याद रखना चाहिए। और ये लेके अध्यक्ष कौन है, ये भी याद रखना अनिवार्य है आपके लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जैसे कि पब्लिकेशन, आपको कई बार हम बोले कि एग्जाम में पब्लिकेशन हर बार पूछा जाता है, खास तौर पे एएलए हो या आईएलए हो, जितने भी आपका एजलिक हो, जितने भी आपका हो सके संघ है, उसका प्रकाशन याद रखिएगा। प्रकाशन हर बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एएलए ईयर बुक, ये केबीएस में भी आ चुका है, एनबीएस में भी आ चुका है, एसएसबी डीएसएसबी में भी आ चुका है। तो हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी आने की संभावना है। याद रखिएगा कि एएलए ईयर बुक भी है, एएलए हैंडबुक भी है। और किस तरह का प्रकाशन है, तो एनुअल प्रकाशन करता है। तीसरा देख सकते हैं अमेरिकन लाइब्रेरीज है, मंथली प्रकाशन करता है। ये तीनों सवाल आपसे कई बार पूछ चुका है, तो याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। एएलए ऐसी संस्था है जो पुस्तकों, सूचना, शिक्षा, संचार आदि से संबंधित है, साथ सहकारिता रखती है। यूनेस्को इफ्ला फीड की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसने ग्रंथ
ग्रंथालय संबंधित विषयों में अनेक देशों में सहायता की है। इसका इम्पोर्टेंट भी यही है कि सारे देश में सहायता प्रदान करे, लाइब्रेरी को डेवलप करे। एएलए का यही उद्देश्य रहता है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। एजलिक भी है। इससे पहले हम आपको आईएलए, क्योंकि संघ पढ़ा रहे हैं तो एएलए विश्व का सबसे बड़ा संघ है, तो उसके बाद आपका आता है आईएलए। आईएलए भारत का सबसे बड़ा संघ और पुराना संघ है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको यूनेस्को और एजलिक के भी बारे में बता दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चले। जैसे कि आईएलए, इसका फुल फॉर्म हम जैसे बार बार हम आपको बताते हैं कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। और प्लस खास तौर पे ये स्पेशल आपके प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है, बन भी रहा है। जो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रहें। 1 मंथ में गारंटी करके कंप्लीट करवा दूंगा आपका सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएलए सबसे पहले कब बना है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख राष्ट्रीय संघ जो देश में समस्त ग्रंथालय व्यवसाय को प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। देश भर में ग्रंथालय आंदोलन में गतिविधि प्रदान करना, ग्रंथालय एवं सूचना सेवा में सुधार प्रयास करना, जैसे कि एएलए का है वही काम है जिस तरह से इंडिया में आईएलए का काम रहता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि स्टेट, राज्य में अन्य ग्रंथालय संघों को अपने साथ संबंध रखना, क्योंकि ये संघ रहेगा तो आप हो सके संघ के बारे में, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं, संघ क्या है लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। तो इसके पहले प्रकाशन आपको हम हर बार बताते हैं कि प्रकाशन याद रखना अनिवार्य है। आईएलए का बुलेटिन त्रैमासिक का प्रकाशन होता है जिसमें व्यवसाय संबंधित महत्वपूर्ण लेखक सम्मिलित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप प्रकाशन आईएलए के हर बार पूछा जाता है। जैसे कि 1978 ईस्वी में आईएलए न्यूज लेटर त्रैमासिक प्रकाशन हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है ये सब, क्योंकि हर बार ये पूछा जाएगा। जैसे कि 1985 ईस्वी में 1985 में इंडियन लाइब्रेरी डिक्शनरी का 4था संस्करण प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन हर बार पूछा जाता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रकाशन पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, पब्लिकेशन हर बार आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चलूँगा थ्योरी क्लास में एमसीक्यू के तौर पे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संघों के साथ संबंध, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसे कि इफ्ला के बारे में हम आपको बताए हैं, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार। उसके बाद कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको राजा राम मोहन राय के बारे में भी बता देते हैं, आरआरएलएफ के बारे में। कैसा लग रहा है क्लास, आप बताते चले। इतना इंपॉर्टेंट कोई भी क्लास टीचर आपको नहीं बताने वाला है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 200 जन्म, इनका 200 जन्म मतलब कब हुआ था, इनका जन्म पता होना चाहिए आपको। 1772 ईस्वी में इनका जन्म था, तो उसके 200 वर्ष मतलब 1972 ईस्वी में आरआरएलएफ का उद्घाटन हुआ था, संगठन बनाया गया था। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ में 200 जन्मदिन के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में, जिन्होंने अपना समस्त जीवन पौध शिक्षा समाज कल्याण में बिताया है। खासतौर पे इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है, तो ये लिख लीजिएगा। और इसमें मंत्रालय के तौर पे 22 कुल सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या महत्व है आरआरएलएफ का, और आपको पता होना चाहिए आईएसबीएन नंबर जो फिलहाल 2006 के बाद 6 तक आपको 10 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन 2007 में आपका ये 13 डिजिट का होने लगा है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि आरआरएलएफ के द्वारा आईएसबीएन नंबर को प्रदान किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे मैं बताते चलूँगा। खास तौर पे लास्ट में रिवीजन क्लास भी रहेगा आपके लिए, जो टॉपिक है हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि इसका उद्देश्य जान लीजिएगा कि राज्य सरकारों में सहयोग से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय, जैसे कि हम पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हम आपको बताएं कि प्रगति और योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही पुस्तकालय को, पब्लिक लाइब्रेरी पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
जैसे कि दूसरा है कि ग्रामीण जनता तथा पौध की अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना है। लाइब्रेरी से आपको पता होना चाहिए कि जब तक गांव देहात में नहीं जाएगा लाइब्रेरी का पहचान उसके विकसित नहीं होगा, और वैकेंसी जिस तरह से आपको उम्मीद है बिहार लाइब्रेरियन का, इसी कारण लेट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, बिहार लाइब्रेरियन का आप लोग इंतज़ार करें। खासतौर पे राष्ट्रीय ग्रंथालय, राज्य केंद्रीय ग्रंथालय, जिला ग्रंथालय, इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप, के द्वारा कर एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क सिस्टम स्थापित करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि देश में क्षेत्रीय ग्रंथालय सेवा केंद्र में स्थापना करना है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के अनुसंधान को गति देना है। इसका ये कार्य है, और भी कार्य था जो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो इम्पोर्टेंट कार्य है हम आपको बता दिए हैं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे, मैं गारंटी करता हूँ 1 मंथ में आपको कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुस्तकालय संघ के अनुदान। पुस्तकालय संघों में सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए RRLF को समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये आर्थिक सहायता प्रदान करने में ही आगे रहता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम आपको खास तौर पे यूनेस्को और एजलिक नहीं बता पाए थे, तो चलिए हम एजलिक और यूनेस्को भी बता देता हूँ। साथ में यूनेस्को का सबसे ज़्यादा योगदान है खास तौर पे एकेडमिक लाइब्रेरी के तौर पे। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे किसका योगदान था, तो आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का था। तो अब किसका है, तो यूनेस्को का सबसे ज़्यादा है। चलिए विस्तार से समझाते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन, प्रणालियों तथा केंद्र हैं जो पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे कि कैसे संगठन हैं, यूनेस्को हो गया, आपका इफ्ला हो गया, देख सकते हैं आपको UGC है, राजा राम मोहन राय, RRLF है, नेस्डॉक है, डेसीडॉक है, इम्पॉर्टेंट है, ETC है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है यूनेस्को का क्या काम है। चलिए इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे कई बार फुल फॉर्म तो आम आदमी भी पूछ सकता है कि शिक्षक टीचर बनने जा रहे हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी एजेंसी के रूप में किया गया था। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है, यूनेस्को को लेकर 2 विभाग, सूचना विभाग एवं प्रलेखन विभाग, जिसमें के द्वारा गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है, मिलाकर 1976 ईस्वी में 1976 में नए विभाग का गठन किया गया, जिसे जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और वीडियो को लाइक करते चले, कैसा लग रहा है क्लास। और खास तौर पे गुजरात का नोटिफिकेशन हम डाल चुके थे हाईकोर्ट का, जो 50 टोटल 60 पोस्ट आएगा, पोस्ट भरने की संभावना है, तो 60 पोस्ट आएगा। तो आप इसका तैयारी ज़बरदस्त रखें। फॉर्म कुछ दिन में नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म फिल होगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और जैसे कि डेट आपको लिखा 9 मई से था डेट ऑफ, और इसी मंथ का लास्ट डेट है, डेट बढ़ भी सकता है। बस आप ध्यानपूर्वक जुड़े रहें मेरे साथ। और ख़ास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ कई भी लाइब्रेरियन आता है तो मैं बताता चलूँगा आपके साथ। चलिए जैसे कि यूनेस्को के बारे में हम आपको और भी कुछ बता देते हैं कि यूनेस्को कर क्या रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय में स्थापना, जैसे कि यूनेस्को द्वारा पौध शिक्षा तथा साक्षरता कार्यालय को बढ़ावा के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना पर जोर दिया जा गया है। जैसे कि दिल्ली में, याद होना चाहिए, दिल्ली लाइब्रेरी कब स्थापित हुआ था, तो 1951 ईस्वी में। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। इग्नू से कई सर्टिफिकेट लेके बैठे होंगे एमिलिस और विलिस, कई बच्चे लोग, तो उनके लिए है 1959 में स्थापित हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि यूनियन कैटलॉग, यूनेस्को के द्वारा यूनियन कैटलॉग का प्रकाशन किया जाता है तथा इसके वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि एक इजी वर्ड में यूज करके हम आपको समझा पाऊँ। चलिए आगे और यूनेस्को के बारे में बता देता हूँ कि यूनेस्को का है क्या। इम्पॉर्टेंट जितना भी मैं थ्योरी क्लास के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा, कोशिश रहेगा वही। जैसे कि इसका प्रकाशन याद रखिएगा, हम आपको हर बार बताते हैं कि प्रकाशन इंपॉर्टेंट रहता है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन का आदान प्रदान। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन का आदान प्रदान किया जाता है तथा इसके लिए सहायता दी जाती है। चलिए यूनेस्को का प्रकाशन कौन कौन सा है, ये प्रमुख प्रकाशन आपको हम बता देते हैं। खास तौर पे 2 प्रकाशन याद रखिएगा, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा जो यूनिसिस्ट और न्यूज लेटर और इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। यूनेस्को के द्वारा प्रकाशन होता है, ये ज़्यादातर आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस और बहुत सारे हैं, जैसे कि हम आपको ये खास तौर पे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको प्रकाशन खास तौर पे गौर करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि और भी जैसे क्वेश्चन रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। और शायद एक नोटिफिकेशन और है कि मई में बहुत बच्चे लोग के सर फेक न्यूज़ ना बताइए, कमेंट आता है, तो परंतु मैं आप हौसला ना हारे, मई और जून के बीच में बिहार लाइब्रेरियन का बहाली का नोटिफिकेशन हो सके तो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और सच ये भी है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सरकार डिले कर देती है, तो फिर वोटिंग के कारण फिर इस साल उम्मीद ना रखें कि बिहार लाइब्रेरियन आने की संभावना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि और भी मैं लाइब्रेरियन का पोस्ट बताता रहता हूं, उसका भी आप देखते रहें वीडियो। पोस्ट कई जगह आते हैं ऑल इंडिया में, कोशिश करें सिर्फ बिहार का डिग्री मत लें और भी बाहर जाएं, कोशिश करें लाइब्रेरियन बनने का सपना जिनको भी है। तो मैं बताता रहूँगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो।